Again, I welcome you all in this session of CS classes. And by this time, we have completed the different problems relating to departmental accounting. जो भी प्रॉब्लम मेन एरियाज की थी, अलग अलग वेराइटी की, वो हमने टेकअप की हैं. इन स्पाइट ऑफ दैट, यदि आपको कहीं किसी तरह की प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन में नज़र आती है, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस और बात कर लीजिएगा और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, किसी भी प्रकार का उस टॉपिक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो जो आपको सॉल्व होने में दिक्कत दे रहा है, सॉल्व नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा है, तो यू मे कॉन्टेक्ट. ओके, थैंक यू. सो we are proceeding today with the next topic and that is the branch accounting. इसका पूरा नाम है ब्रांच अकाउंटिंग, शाखा लेखे, ब्रांच अकाउंट्स, शाखा लेखे पर बात करते हैं आज. क्वेश्चन ये उठता है कि शाखा होता क्या है. बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, अपना जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं, वो प्रोडक्शन करने के बाद उस प्रोडक्ट को, उस वस्तु को थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द कंट्री बेचती हैं. और बेचने के लिए वो अलग अलग जगह, अलग अलग पॉकेट्स में अपने खुद के डीलर अपॉइंट करती है, अपनी ब्रांचेस स्थापित करती है. उन ब्रांचेस के थ्रू वो सारा माल अपना बेचते हैं. जैसे मान लीजिए मारुति कार बन रही है गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव कहते थे, वहाँ सारा इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. काम होने के बाद बिकने के लिए थ्रू आउट दी कंट्री और अब्रॉड भी जाती हैं. यदि अब्रॉड की बात ना करें, हम देश की ही बात कर लें, तो देश में जगह जगह मेन सिटीज़ में उनके ब्रांचेस होते हैं, उनके ब्रांच ऑफिसेस खुले हुए हैं और वहाँ पर अपना डीलर अपॉइंट करके रखते हैं जो उनकी ओर से सारे माल को बेचने का काम करेगा और सारी टर्म्स कंडीशंस हेड ऑफिस तय करता है. ये वस्तु इतने में बिकेगी, इतने रुपए में, इतने में रिटर्न होगी, जो कुछ भी टर्म्स कंडीशन है उसके अनुसार होगी. एक बात और, ब्रांच में ये भी होता है कि थ्रू आउट द कंट्री, एक ही मार्केट में उसकी प्राइस एक कॉमन होगी. ये नहीं कि यहाँ पर 1 लाख का बिक रहा है अजमेर में तो दिल्ली में 5 लाख का बिक रहा है. डिफरेंस जो होगा वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उसका डिफरेंस होता है. बाकी कंपनी की ओर से जो शोरूम प्राइसेस है उस प्रोडक्ट का, वो एक ही होगा थ्रू आउट दी मार्केट, कहीं भी चले जाएगी, एक ही रेट पर आपको मिलेगा. ठीक है. अब प्रश्न दूसरा ये उठता है, तो फिर डिपार्टमेंट में और ब्रांच में क्या अंतर है. बिल्कुल अंतर है. देखिएगा क्या अंतर है. डिपार्टमेंट का काम जो होता है वो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है. जिसे मान लीजिए कपड़े बनाने का काम है तो रुई से धागा बनेगा एक डिपार्टमेंट, धागे से कपड़ा बनेगा दूसरा डिपार्टमेंट, कपड़ा बनने के बाद रंगने का काम करेगा तीसरा डिपार्टमेंट, रंगने के बाद प्रिंटिंग का काम करेगा चौथा डिपार्टमेंट, और फिर पांचों डिपार्टमेंट उसको सेल्स करने का काम करेगा. तो ये है डिपार्टमेंट कि प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो होती है वो अलग अलग भागों में बांट दी जाती है. यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन जो अलग अलग भागों में बट रहा है वो तो बात अलग है ही, परंतु जो सेल करने का काम है, मार्केटिंग का काम है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग ऑफिसेस के थ्रू होता है और वो ऑफिसेस कंट्रोल में होते हैं हेड ऑफिस के, वही कंट्रोल करता है. तो मेनली यहाँ पर काम होता है माल को बेचने के लिए अपने व्यक्ति अपॉइंट करना. और जब वो ब्रांचेस होती हैं उनकी, तो वहाँ पर लेखे किस प्रकार से रखे जाएं, लेखे क्यों रखे जाएं, ताकि हमें मालूम रहे प्रतिदिन कि हमारी कौन सी ब्रांच प्रॉफिट कमा के दे रही है और कौन सी ब्रांच लॉस में जा रही है, कौन सी ब्रांच कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है, कौन सी ब्रांच कम प्रॉफिट कमा के दे रही है. तो यदि कोई ब्रांचेस लॉस में चल रही हो या प्रॉफिट नहीं कमा रही हो, बहुत कम कमा रही हो, तो उनको ढोने से कोई मतलब ही नहीं, बंद कर दे उन्हें. पर ये तभी होगा जब हमें ये मालूम हो कि कौन सी ब्रांच हमें कितना प्रॉफिट कमा के दे रही है या नहीं दे रही है. इसलिए ब्रांच के थ्रू ये ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं और इस पर निगरानी पूरी हेड ऑफिस की रहती है. क्लियर हो के बाद
ये तो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हुआ, एक जनरल इंट्रोडक्शन है टॉपिक का कि ब्रांच अकाउंटिंग होता क्या है। आइए अब हम बात करते हैं उससे संबंधित एंट्रीज किस प्रकार से की जाए। एंट्रीज करने के लिए मैं अकाउंट बनाता चलूंगा, जनरल एंट्री बोलता चल रहा हूं, आप नोट करते चलें। और किस तरह से एंट्री होती है उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। और एंट्री करने के उसके अलग अलग नियम और सिद्धांत होते हैं, अलग अलग मेथड हैं। अभी हम ले रहे हैं आपके वो मेथड जो कि ब्रांच स्टॉक मेथड कहलाता है, ब्रांच डेटर्स मेथड कहलाता है। फर्स्ट मेथड ले रहे हैं ब्रांच डेटर्स मेथड, ये फर्स्ट मेथड है ब्रांच डेटर्स मेथड। अलग अलग विधियों के अनुसार अलग अलग प्रकार से एंट्री होती है। ये ब्रांच डेटर्स मेथड के आधार पर एंट्री किस प्रकार से की जाएगी देखिएगा। ये एग्जाम्पल आपके दे रखा है, इसमें सारी बातें बता रखी हैं। इसने दे रखा है 1 अप्रैल 2019 को ये बैलेंसेस हैं, ओपनिंग बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं। किसका है? स्टॉक का 1 लाख का, डेटर्स का 2 लाख का, पेटी कैश क्या होता है आई जस्ट डिस्कस इट 2000 का, फर्नीचर का बैलेंस 1 लाख का। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे ऑन 1 अप्रैल 2019 को। फिर इस साल में ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुआ है वो बता रहा है। जीएसबी ये एक टर्म है, इस पर बात करेंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस से जब माल ब्रांच को भेजा जाता बेचने के लिए वो है 12,50,000 का। गुड्स जीएसबी रिटर्न, जो माल ब्रांच को बेचने के लिए भेजा था वो वापस लौटकर हेड ऑफिस को चला गया है। तीसरा कैश सेल्स, नकद विक्रय हुआ है 4 लाख का ब्रांच के द्वारा। क्रेडिट सेल्स हुआ ब्रांच के द्वारा 18 लाख का। हेड ऑफिस ने जो एक्सपेंसेस किए वो इस प्रकार से हैं। सैलरीज का दिया 3 लाख, रेंट का दिया 1,50,000 रुपये, कैश पेटी भेजा है 3,000 रुपये का, उसमें से 1,000 रुपये तो उसने कार्टेज पे माल ढोने पे खर्च किए और 1,500 रुपये एंटरटेनमेंट पे खर्च किए हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ब्रांच को, जो उधार माल बेचा था ब्रांच ने उन देनदारों से प्राप्त हुआ 13 लाख रुपए इस साल में। सेल्स रिटर्न, जो माल ब्रांच ने बेचा था देनदारों को, ग्राहकों को, वो माल लौट करके ब्रांच के पास वापस आ गया है। फिर कहता है माल जो बेचा गया था ब्रांच के द्वारा उसमें बैड डेट्स हो गए 5,000 के, डिस्काउंट दिया गया 10,000 का। जो फर्नीचर ब्रांच में लगा उस पर डिप्रिसिएशन करना 10%। और 31/3/2020 को क्लोजिंग बैलेंस वो 2 लाख रुपए का है। पहले प्रश्न को समझ लीजिए एक एक चीज को, क्योंकि पहला प्रश्न है, हर चीज को अच्छी तरह समझ लीजिएगा ताकि एंट्रीज करते समय फिर कठिनाई नहीं हो। आइए, पहला नियम इसका ये ध्यान रहे कि एंट्रीज हमेशा हेड ऑफिस की बुक में होती है, ब्रांच अपनी बुक मेंटेन नहीं करता है। हमें हेड ऑफिस की बुक में एंट्री करनी होगी, ये बात समझ लें। बुक ऑफ हेड ऑफिस होगी, ब्रांच का जो भी नाम, जैसे अजमेर ब्रांच है कि दिल्ली ब्रांच, वो लिख दिया जाएगा, वो ब्रांच का नाम हो जाएगा। तो ब्रांच ऑफिस की एंट्री जो की जाएगी वो हेड ऑफिस की बुक में होगी, किस ब्रांच की बुक में एंट्री नहीं होंगी। ध्यान रहे इस चीज का। ओके, जब ये नियम है तो ब्रांच ने क्या क्या किया है उसके संबंध में एंट्रीज के बारे में क्या हो रहा है सुन लीजिएगा। पहले सबसे पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। जो भी नाम होगा ब्रांच का, मान लीजिए दिल्ली की ब्रांच, दिल्ली ब्रांच अकाउंट हो जाएंगे, जो भी नाम उसका बताए ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हों, जिसे यहां पर दे रखा स्टॉक का, डेटर्स का, पेटी कैश का, फर्नीचर का, 4 ओपनिंग बैलेंसेस हैं, तो
जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको सबको डेबिट में लिखा जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंसेस हम इस तरह से लिखेंगे, उनको जो भी अमाउंट होगा लिखता जाएंगे। अभी पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा, टेकअप इसको बाद में करेंगे तसल्ली से, ठीक है। हाँ, प्रश्न समझना बहुत जरूरी है। तो ये ओपनिंग बैलेंसेस टू बैलेंस बीडी के नाम से लिख दिए जाएंगे, सारे ओपनिंग बैलेंसेस को खोल दिया जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि क्लोजिंग बैलेंसेस हो तो उनको लास्ट में क्रेडिट किया जाएगा बाय ये क्लोजिंग बैलेंसेस, जो भी होंगे उनके नाम लिख दिए जाएंगे और यहाँ पे उनको लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 बैलेंस है, 1 2 3 4, और यहाँ पर 3 या 4 जो भी आते हैं वो लिख दिए जाएंगे। ओपनिंग बैलेंसेस आर टू बी डेबिटेड एंड क्लोजिंग बैलेंसेस आर टू बी क्रेडिटेड। नंबर 1 रूल, पहला नियम, बात समझ में आ रही। सभी ओपनिंग बैलेंसेस को डेबिट करें और सभी क्लोजिंग बैलेंसेस को क्रेडिट करें। यदि बैलेंस नहीं दिए गए हो तो आपको अकाउंट बना के उनके बैलेंसेस मालूम करने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस केवल स्टॉक का दे रहा है, बाकी डेटर्स का नहीं है, पेटी कैश का नहीं है, फर्नीचर का नहीं है, ये आपको टेकअप करने पड़ेगा। पर जो भी बैलेंस होगा क्लोज में उसको क्रेडिट करना है। दूसरी बात जरा देखिएगा, यहाँ पर स्टॉक आप जानते हैं, डेटर्स आप जानते हैं, पेटी कैश सुन लीजिएगा। देखिएगा, व्हाट इज पेटी कैश? फुटकर रोकड़ हिंदी में कहेंगे। हेड ऑफिस का एक नियम होता है और नियम यह है कि जितने भी बड़े बड़े पेमेंट्स जो ब्रांच को करने होते हैं वो सारे पेमेंट डायरेक्ट हेड ऑफिस से उस कंसर्निंग पार्टी को जाएगा, वो ब्रांच को नहीं भेजेगा। जिसे मान लीजिएगा कि अजमेर में ब्रांच है, दिल्ली में हेड ऑफिस है, अजमेर में यहाँ पे जो सैलरी देनी है वो 10 लोग हैं और करीब हर महीने 10 लाख रुपए की सैलरी जाती है। ABCDEFGH के नाम के 10 व्यक्ति हैं, तो हेड ऑफिस सीधे उन लोगों के नाम चेक बन करके आएगा और सीधा उसको ब्रांच को कहेगा इनको ये चेक दे दी जाए। ब्रांच क्या है, उनको चेक को डिसबर्स करने का काम करेगा, सैलरी का पेमेंट का काम नहीं करेगा। सैलरी का पेमेंट का काम डायरेक्ट हेड ऑफिस करेगा। जो बड़े हो, सैलरी हो, रेंट हो, जो कुछ भी हो, मैं सैलरी का एग्जांपल बताया, पर जो भी बड़े बड़े पेमेंट्स किए जाएं वो हेड ऑफिस डायरेक्ट संबंधित पक्ष को, पार्टी को पेमेंट करेगी। जिसे मान लीजिए अपने बिल्डिंग किराए की ले रखी है यहाँ पर अजमेर में और मकान मालिक अजमेर का है और उसको हर महीने 1 लाख रुपए का किराया देना पड़ता है, तो सीधा चेक बन करके हेड ऑफिस से आएगा और बिल्डिंग का जो मालिक है, मकान मालिक के नाम, और ऑफिस ब्रांच ऑफिस में आ जाएगा। ब्रांच को कहेंगे उस मालिक को ये चेक दे दो, 1 लाख रुपए का पेमेंट हो गया। तो बड़े बड़े पेमेंट्स हैं वो सारे कंपनी करेगी। और देखिएगा, पेटी कैश से पहले एक बात देख लें, ये इसने यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरीज, देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने खर्चे दिए हैं, ये देखिएगा सैलरीज दिया 3 लाख रुपए की, रेंट दिया 1.5 लाख रुपए का, तो सीधा पेमेंट होगा, तो ब्रांच अकाउंट में सीधा उनको डेबिट कर दिया जाए। फिर सुनिए दूसरा नियम, यदि हेड ऑफिस ने कोई बड़े पेमेंट किए हों, जैसे ये कह रहा है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने खर्चे दिए हैं, ये खर्चे ये, तो ये ब्रांच के खर्चे हैं तो ब्रांच के नाम में डेबिट कर दिए जाएंगे। ये है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के द्वारा जो भी खर्चे पेमेंट किए हैं उनको भी हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, डेबिट कर देंगे कंसर्निंग अकाउंट, ब्रांच के अकाउंट में। अब ये पेटी कैश के बाद जो अधूरी छूट गई थी, हिंदी में कहते हैं फुटकर रोकड़। फुटकर रोकड़ का मतलब छोटे मोटे पेमेंट्स। ब्रांच ऑफिस के छोटे मोटे जो भी पेमेंट्स होते हैं उसके लिए हेड ऑफिस उनको एक निश्चित राशि इकट्ठी एक साथ भेज देती, साल की 6 महीने की। जैसे पानी का बिल है, बिजली का बिल है, अखबार का पेमेंट करना है कोई रोजमर्रा पानी आता जाता उसका पेमेंट करना है, कोई स्टेशनरी लेनी है, इस तरह के छोटे सफ़े करने वाले आते हैं उनको मजदूरी देनी है, कोई ठेला वाला आ रहा उसको पेमेंट करना है। तो ऐसे छोटे छोटे फुटकर पेमेंट जो होते हैं रोजमर्रा के, वो क्या होते हैं पेमेंट, और वो उसका अनुमान लगा लिया जाता है
कि एक महीने में इस ब्रांच में कितना फुटकर पेमेंट होगा। उसने सोचा कि भाई 10,000 का पेमेंट होगा, तो 10,000 रुपये और 12 महीने के 12 से गुणा कर दें तो 12 महीने का 1,20,000 रुपये जैसा भी उचित समझेगा वो हेड ऑफिस सीधा ब्रांच को पेमेंट कर देगा कि ये भाई इससे आप काम चला लो, और जब खत्म हो जाए तब बता दें, फिर वापस आपको भेज दिया जाएगा। तो फुटकर पेमेंट के लिए जो अमाउंट भेजा जाता है उसे कहते हैं पेटी कैश। ये रहा पेटी कैश आपके बिगिनिंग में। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,000 का, फुटकर पेमेंट के लिए खर्चे के लिए इसने पेमेंट किया है। तो ये भी पेटी कैश भी जो होगा वो यहाँ पर ब्रांच ऑफिस में डेबिट किया जाएगा। पेटी कैश ये भी डेबिट होगा, परंतु ध्यान रहे कि यदि हेड ऑफिस ने ब्रांच ऑफिस को पेटी कैश भेजा, जैसे यहाँ पर 2,000 तो ये पहले का बैलेंस था और पेटी कैश ये रहा, ये 3,000 रुपये भेजा है, ठीक है। तो जब ब्रांच को पेटी कैश भेजा गया, फुटकर छोटे मोटे पेमेंट्स के लिए पैसा भेजा गया है, और उसमें से ब्रांच यदि कोई पेमेंट करता है तो उसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, ध्यान रहे। फिर उसके लिए अलग से पेटी कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, और बना के ये ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, 3,000 रुपये और प्राप्त हुए वो भी डेबिट करेंगे, और इसमें से खर्चा हुआ कार्टेज का, गाड़ी भाड़े का, ढुलाई का, वो क्रेडिट कर दिया जाएगा, और 1,500 रुपये एंटरटेनमेंट के वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और बाद में बचेगा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, वही सारे क्लोजिंग बैलेंस के साथ यहाँ आएगा। ध्यान रहे प्लीज, यहाँ गलती हो सकती है। पेटी कैश की जितनी राशि लमसम कुल मिलाकर के जो हेड ऑफिस से ब्रांच को भेजी जाएगी, केवल वही ब्रांच ऑफिस अकाउंट में डेबिट की जाएगी, और इसमें से यदि ब्रांच ने कोई खर्च किया है तो उसको वर्किंग नोट में पेटी कैश अकाउंट बना करके वहां शो करेंगे, परंतु ब्रांच ऑफिस में शो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए पहले से अमाउंट लिख दिया गया है, डेबिट कर दिया गया है। इज इट क्लियर? ओके। उसके बाद आइएगा कि GSB क्या होता है, ध्यान रखिएगा। गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो माल हेड ऑफिस के द्वारा ब्रांच ऑफिस को बेचने के लिए भेजा जाता है, बेचा नहीं जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बेचने के लिए भेजा गया है, ये दो बात अलग अलग है। तो माल बिका नहीं है, माल बेचने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, ये कहलाता GSB। शॉर्ट में गुड्स सेंट टू ब्रांच को कहेंगे GSB, ध्यान रहे, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ये वो माल है। उसमें से 12,50,000 में से 20,000 रुपये का माल ब्रांच के पास ऐसा आ गया जो उसको नहीं चाहिए था, तो ब्रांच ने वापस लौटाया। तो जो माल भेजा जाता है तो वो डेबिट होता है ब्रांच ऑफिस में, और जो रिटर्न किया जाता है वो क्रेडिट होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट। परंतु ध्यान ये रहे कि यदि कोई माल ब्रांच ऑफिस ने नकद बेचा हो ग्राहक को या उधार बेचा हो, और उसमें से कोई रिटर्न होकर आया है, तो उसका यहाँ पर हम ब्रांच ऑफिस में एंटर नहीं करेंगे। फिर डेटर्स अकाउंट अलग से बनेगा, उसमें उसका लेखा जोखा होगा। तो ध्यान रखें, रिटर्न के मामले में दो बातें आ गई हैं। पहली बात, हेड ऑफिस को माल रिटर्न करना ब्रांच ऑफिस के द्वारा। दूसरा नियम, उसका लेखा किया जाएगा, वो क्रेडिट में होगा ब्रांच अकाउंट में। परंतु यदि ग्राहक के द्वारा ब्रांच को माल लौटाया जाता तो ब्रांच अकाउंट में उसका लेन देन नहीं होगा, उसके लिए वर्किंग नोट में अलग ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा और उसमें शो होगा। ये दो नियमों का ध्यान रखिए, गलती होने की संभावना इसमें बनी रहती है। अब इसको टेकअप करने के लिए हमें समय चाहिए। अगले सेशन में इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी एंट्रीज होती हैं और अकाउंट्स कैसे मेंटेन करता है। प्रश्न की जो प्रमुख बातें थी वो मैंने सारी डिस्कस की हैं और इन्हें अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फिर यदि कोई दिक्कत हो तो कल जमा है कि नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे तो आप प्रश्न रखिएगा। आई थिंक जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसा लगता है कि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगा है।
और यदि अच्छा लगा तो लाइक कर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।